गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था। वेन डायग्राम में हम यूनियन पढ़ रहे थे, ऑपरेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पर आते हैं। सारे के सारे ऑपरेशन सर कंप्लीट। ये यूनियन वाला ना सर मेरे को इतना अच्छे से आया नहीं। अच्छा, यूनियन में यूनियन का मतलब क्या है? ज्वाइंट, है ना? एक साथ मिल जाना। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो सेट के बीच में आप यूनियन निकालना चाहते हो, उसका मतलब होता है कि जो ये नया सेट बनेगा, इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। यानी यूनियन इज सुपर सेट ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी। ठीक है। अब ए और बी में जो रिपीट एलिमेंट होंगे, तो ये तो प्रॉपर्टी है कि जो सेट्स में रिपीट एलिमेंट होते हैं या दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, वो दो बार नहीं लिखे जाएंगे, वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि अगर ए कोई भी एक एलिमेंट है, ए यूनियन बी का, तो उसका ए और बी से क्या रिलेशनशिप है? तो दिस एलिमेंट मे बी एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। अब बोथ वाली कंडीशन अपने आप आएगी, मतलब एटलीस्ट एक सेट का तो वो एलिमेंट होगा ही होगा। ए यूनियन बी का मतलब है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब ए अगर बात कर रहे हैं कि भाई ए यूनियन बी में, तो कम से कम एक सेट में तो जरूर आएगा, चाहे वो ए में आए या बी में आए, और ज्यादा से ज्यादा वो एलिमेंट दोनों में आ सकता है। ये यूनियन का मतलब होता है। यूनियन मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर मान लो बी नल नल सेट है, तो ए का सेट, ए के एलिमेंट तो ए का एलिमेंट होगा ही होगा। हाँ जी काव्या। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है। अच्छा, एक बार आप जो लास्ट पार्ट में जब हम डिस्कस करते हैं वीडियो को, एक दो बार और सुनना। ठीक है ना? फिर बताना। ओके सर। और सर एक और था, वो पावर ऑफ सेट्स था, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 था सर, वो वाला भी नहीं आया था। अच्छा, पावर सेट है बेटा, द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट के जितने आप सबसेट्स बनाते हैं, उसका अगर आप सेट बना दो, तो उस सेट का नाम होता है पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है। तो आपने पावर सेट की डेफिनेशन समझ ली। चाहे कोई भी एक सेट है, मान लो फाइव है, फाइव का पावर सेट अगर बनाना हो, तो फाइव का सबसेट क्या होता है? खुद फाइव होता है। तो करली ब्रैकेट फाइव, ये हो गया पावर सेट ऑफ सेट फाइव। या नहीं? जैसे वन, यस सर। बस सिंपल सी डेफिनेशन देखो, द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, अगर और दिक्कत आएगी तो बात करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा अपने पास, यूनियन हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनियन की प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हेलो सर। यस बेटा। सर कितना हो चुका है वैसे? मैं आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा अभी सेट्स टॉपिक चल रहा है, लगभग 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं, उसका मैं लिंक सेंड करूंगा, या मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है, तो सारा आपको। ओके सर। तो अभी फिलहाल जहां से वहां से स्टार्ट करिए आप। ओके सर। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है? सपोज ए इज एनी सेट, पहले तो हम यूनिवर्सल ले लेते हैं। लेट यू बी अ सेट of first 10 natural number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You be the set of first 10 natural number. A be the set of natural number less than 8, यानी 1 2 3 4 5 6 and 7. A be the set of natural number less than 8. B be the set of even natural number less than 10, यानी 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8।
अब इंटर फिर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे 10 से पहले तो सिर्फ 0 नहीं आएगा। नहीं, इसमें मैंने जो नेचुरल नंबर बोला बच्चे, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल, ओके सर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज द होल नंबर। ओके, और वैसे भी यूनिवर्सल देखो, जो सबसे बड़ा सेट है वो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों सेट इसी से एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है ना। तो A इज अ सबसेट ऑफ U, B इज अ सबसेट ऑफ U। सबसे बड़ा सेट यहाँ पे कौन सा है? यूनिवर्सल। अब अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन का सिंबल देखिए, A इंटरसेक्शन B। जो यूनियन है आपने देखा है पिछले उसमें, उसी का रिवर्स है, ध्यान दो। तो ये था अपने पास यूनियन, A यूनियन B, इसी का रिवर्स कर दो तो A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब जब इंटरसेक्शन करें तो ये क्या सेट्स का कंसेप्ट कंटेन करता है, मतलब इंटरसेक्शन अगर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो जो यूनियन था वो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए और बी था, और जो इंटरसेक्शन है वो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ध्यान देना, एंड, और का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ, और एंड का मतलब है सेट्स में बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें कि दो बच्चों को कहा जाएगा कि या तो तुम आ जाना या तुम आ जाना, ठीक है। क्या या तो ए को बोल दे कि आप आ जाना पार्टी में, या बी को बोल दे आप आ जाना पार्टी में, ठीक है। पार्टी कहना तो खैर खराब है, क्योंकि इंसल्ट महसूस करेंगे कि भाई हम में से किसी एक को ही कहा जा रहा है, ठीक है। बट ऐसे समझ लो कि या एक टीचर ने ये कहा कि भाई तुम दोनों में से कोई एक आ जाना, हो सके तो दोनों आ जाना, ये कंडीशन रख दी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन वो कहता है कि भाई तुम दोनों को ही आना है, ए एंड बी। जब एंड वर्ड यूज करें तो दोनों में से अगर एक नहीं आया तो काम नहीं चलने वाला, दोनों को ही आना पड़ेगा। और वाली कंडीशन में एनी वन और बोथ, तो यूनियन का मतलब ये था, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो चाहिए जो ए और बी दोनों के सेट में आने चाहिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज इन ए एंड बी, और यूनियन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज इन ए और इन बी। और एंड का कंसेप्ट समझ के रखना है, एंड का मतलब होता है दोनों जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें वो दोनों, और का मतलब होता है एटलीस्ट वन, ठीक है। तो अब आप ये जरा देखो कि कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो अगर मैं ध्यान दूं तो 2 and 2, 4, 4, 6 और 6, यही 3 एलिमेंट है जो सेट ए और बी दोनों में हो सकते हैं। तो अगर अब आप सेट बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये हो जाएगा 2, 4 and 6। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी। देखो दोनों ही सेट में है, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू ए एंड 6 बिलोंग्स टू बी। लेकिन अगर आप यूनियन पे आ जाओ, ठीक है, यूनियन में देखो अगर मैं 1 की बात करूं तो इट इज ओनली द एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं, इट इज अ एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट ऑफ बी, यानी दोनों के कॉमन भी आते हैं और इंडिविजुअल भी आते हैं, जो दोनों में कॉमन ना हो, ये फर्क है। और बहुत आसानी से ध्यान रखना है इसको कि आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट रख दो और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, कॉमन एक बार कर दो तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है उसको ले लो तो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम डेफिनेशन के तौर पे चलें तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। डेफिनेशन कहता है इफ ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज A is element of A and A is element of B। वहां मैंने वर्ड यूज किया था और यहां यूज किया है and converse is also true। if A is an element of A and A is an element of B,
then A is also element of A intersection B. क्लियर? क्या A एलिमेंट A यूनियन B का होगा? हाँ जी, क्या एलिमेंट A यूनियन B का होगा? हाँ होगा होगा ना? ठीक है, तो इसमें कन्वर्स भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका वेन डायग्राम समझते हैं कि भाई वेन डायग्राम क्या होगा इसका। सर उसका रीजन तो यही होगा ना कि क्योंकि ए से बिलोंग करता है तो वो ए यूनियन बी से भी करेगा। हाँ, क्योंकि देखो ए यूनियन बी का क्या क्राइटेरिया है, अगर वो कम से कम एक सेट का एलिमेंट है तो यूनियन में तो आना ही है। ठीक है, लेकिन जो चीज ए यूनियन बी में बिलोंग करती है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करे। ये बात ठीक है? जो यूनियन में बिलोंग करती है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करे। समझ गए? अगर मान लो एक एलिमेंट है ए का और वो बी में नहीं आता तो क्या ए इंटरसेक्शन बी में आएगा? यस और नो? करो सभी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने ये कहा कि अगर एक एलिमेंट सिर्फ ए में आता है, ठीक है, तो ए यूनियन बी में तो आएगा, लेकिन क्या वो इंटरसेक्शन में आएगा? इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जरूरी है कि वो ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो। अभिनव लेट क्यों भाई? हाँ जी, स्किप हो गया था वहीं से स्किप हो गई थी क्लास। बहुत। सर ये स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए जैसे ये एलिमेंट मेंशन कर रहा है 2 4 6, तो जनरल टर्म में या तो स्मॉल एक्स या स्मॉल ए से मेंशन करते, क्योंकि अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर सेट के लिए नहीं लिखना, आपको ऑल के लिए लिखना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको समझानी है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है? देखो जैसे ए की पोजीशन 2 ले ले, 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या है? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक बता रहा हूं, 2 बी के भी सेट में आना चाहिए और 2 ए के भी सेट में आना चाहिए, तो ये डेफिनेशन लिखी जाती है। अभी ठीक या नहीं? यस सर। पहले तुम लोगों को मैं एक रफ एग्जांपल देता हूं, फिर फॉर ऑल के लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी के लिए कोई भी सेट हो तो ये बात होती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वेन डायग्राम पर, फिर अभी पूरी डिस्कशन करूंगा तुम लोगों के साथ। वेन डायग्राम क्या है? सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। जब भी वेन डायग्राम बनाना होगा आपको यूनिवर्सल सेट जरूर बनाना होगा, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ये हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। इससे एसोसिएटेड जितने भी सेट हैं उसे हम मेंशन करते हैं सर्कल से। तो ये हो गया अपने पास सेट ए, ठीक है, और ये आ गया अपने पास सेट बी। अब वेन डायग्राम, यस रूपांशी, कोई डाउट? सर क्या दोनों सर्कल सेम बनाई जाती हैं या फिर एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा होता है? इससे कोई मतलब नहीं, रफ फिगर है। ठीक है, अब ज्यादातर इक्वली बनाओ, क्योंकि बस वो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ऐसा नहीं कि सर्कल डिसाइड करेगा कि कौन सा सेट बड़ा है। ठीक है ना? अब ये कैसे पता चलता है? जैसे देखो यूनिवर्सल के अंदर ये दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल इन दोनों को कंटेन कर रहा है। मान लो हम एक सेट ऐसे बनाएं, ये यूनिवर्सल हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, और अंदर आपने एक सेट बना दिया बी। देखो ए हो गया, बी हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है ए और बी में क्या रिलेशनशिप होगा? बी सबसेट होगा शायद ए का। वेरी गुड, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए ने बी को कंटेन कर लिया। ठीक है ना? तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं है। अब आपने बाहर कर दिया तो आप ये दिखा रहे हो कि कुछ पोर्शन तो ए और बी में कॉमन हो सकता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन की अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये कॉमन नहीं है इन दोनों में, अनकॉमन है। ये ओनली इन ए है और एक ओनली इन बी है।
ठीक है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छोटा या बड़ा बनाना है। अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की। भाई इंटरसेक्शन कहां पर होगी ये आपको बताना है। इंटरसेक्शन का मतलब है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ये हमारे इधर जो बाहर है कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो बीच में कभी शोर मचाएंगे तो मैं म्यूट कर दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई कॉमन रीजन कौन सा है। एक ऐसा रीजन जो दोनों सर्कल में आता हो, जरा ध्यान दो, वो ये वाला है। इसको आप शेड कर दो, ये इसकी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये रीजन शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अगर आपको कभी भी इंटरसेक्शन का जनरल डायग्राम बनाने को आए तो क्या करना है, वेन डायग्राम, सर्कल बनाया और कॉमन रीजन को आपने शेड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉमन रीजन अगर आप सिर्फ सर्कल ए को देखो, सेट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें भी आ रहा है, सेट बी को देखो तो उसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक मैंने जितना भी इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया, ध्यान से देख लो, 5 सेकंड है, और समझ में आए तो हैंड रेज करो। सर वो जो हम्म, यूनियन वाला था उसका भी एक बार वेन डायग्राम सर समझा दो। अच्छा, अभी पहले इंटरसेक्शन पे कर लूं डिस्कस, फिर बताता हूं। ठीक है सर, अगर हम बीच में नंबर लिख देंगे तो क्या गलत होगा? नहीं, अभी ये नंबर की बात नहीं हो रही ना, मैंने सिर्फ ये वाले ए और बी के लिए नहीं बनाया, ये मैंने फॉर ऑल बनाया है कि वेन डायग्राम प्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो 2 सेट है ए और बी, ये मैंने पहला एक एग्जांपल लिया कि इंटरसेक्शन में एलिमेंट आते हैं। अब अगर स्पेशली इस एग्जांपल का आपको बनाना हो, ठीक है, अगर स्पेशली आपको इस एग्जांपल का बनाना हो तो आप बीच में नंबर लिखेंगे। वो तो मैं बता चुका हूं ना तुम लोगों को, वेन डायग्राम में कॉमन रीजन क्या होता है, कॉमन रीजन को छोड़ के रीजन क्या होता है, वो बता चुका हूं ना। यस सर। अब मैं आ रहा हूं यूनियन पे। यूनियन में आप देखो तो शेडिंग कैसे की गई है, सिंगल शेडिंग, दोनों सर्कल शेड हो गए हैं। इसका मतलब इन दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, और जो कॉमन रीजन है वो देखो एक ही बार शेड किया है, तो इसका मतलब उसका एलिमेंट एक बार आपको लिखना है। ये फर्क है बस। ठीक है, अब समझ गए डिफरेंस? यस सर। ए के सर्कल के सारे एलिमेंट, बी के सर्कल के सारे एलिमेंट, तो ये शेड करता है कि कितना पोर्शन आपको लेना है। ठीक है, अब उस पोर्शन में, पोर्शन का मतलब हो गया कि उस पोर्शन में आने वाले एलिमेंट्स, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां तक हो गया क्लियर। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज पर, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए इंटरसेक्शन ए और ए को अगर आप कंबाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा। जैसे ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन करूं तो क्या वही सारे एलिमेंट नहीं आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए इज व्हाट इट, ए इंटरसेक्शन ए इज ए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब मुझे इसका आंसर तुम लोग टेक्स्ट करो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इस एग्जांपल को देखते हुए। ठीक है, लिखते जाओ।
A intersection universal set. Intersection is a collection of common element. ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहां पे आंसर दिया यूनिवर्सल और कुछ ने आंसर दिया ए। तो जिन्होंने आंसर यूनिवर्सल सेट दिया उनका आंसर है गलत। कह रहे मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था। हाँ भरत, वही मैं देख रहा हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे। इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? भरत, जा रही मेरी आवाज? सर मेरा क्या नाम है? भरत है ना? दिक्कत हो रही थी सर, में बात हट रही थी, कनेक्ट हुई थी, मेरी दिक्कत थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी सही है, ठीक आ रही स्क्रीन? तो यूनिवर्सल रॉन्ग हो गया। देखो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ऐसे एलिमेंट जो ए और यूनिवर्सल दोनों में आने चाहिए। तो क्या ए कॉमन नहीं होगा, है ना? अगर मैं मान लो यू करता हूं तो यू में एलिमेंट है 10, तो वो यूनिवर्सल में तो आ रहा है लेकिन क्या ए में आएगा? तो फॉल्स हो गया। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए, नॉट यू। जिन्होंने यूनिवर्सल सेट आंसर दिया था उन सबको समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, थर्ड बताना, थर्ड पूछते हैं। ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए और नल सेट में क्या कॉमन होगा? ए इंटरसेक्शन नल सेट कॉमन, वेरी गुड, लिखते जाओ फटाफट, देखिए कितना सोच पाते हो। लिखो जल्दी, ठीक है। देखो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट सपोज 1 2 है और एक सेट फाई है, शाबाश लव्या, एक ही हो गया, ठीक है ना? अब कह रहा है इन दोनों में कॉमन बताओ। तो अभिनव जीरो तो कॉमन हो ही नहीं सकता, जीरो इज कंसीडर एज एन एलिमेंट। ए कॉमन नहीं हो सकता, जब इन दोनों इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन किसके साथ आएगा? तो इसलिए इसका आंसर होता है नल सेट। इसका आंसर क्या होता है? नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन यू इज ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, ठीक है? सर जो आपने ए यूनियन फाई करा था तो ए लिखा था सर, उसका भी रीजन बता दीजिए। उसका रीजन ये हो गया कि आपको यूनियन में ए के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, हमने लिख दिए। फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो ए यूनियन फाई इज ए, है ना? इसमें तो वो एलिमेंट लिखना होता है जो दोनों में ही आता हो। अब नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कॉमन किसके साथ ढूंढेंगे? तो इसलिए ये नल सेट हो जाता है, ठीक है ना? फाई कुछ कॉमन ही नहीं है ना इसमें, क्लियर कि नहीं? सर यूनियन में कॉमन नहीं देखना होता? यूनियन में अगर कॉमन है तो वो लिखना होगा एक बार। देखो यूनियन में वो एलिमेंट होते हैं जो कम से कम एक सेट में तो आए, जैसे 1 2, और यहाँ पे आपका नल सेट हो गया 5। मान लो मैं इसे बी ले लेता हूँ, 5 से अगर दिक्कत आ रही मैं बी ले लेता हूँ। बी आपके पास एक एम्प्टी सेट है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ए यूनियन बी लिखना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज इन ए और इन बी। तो बी में तो कुछ है ही नहीं तो क्लोज हो जाएगा। अब बताओ कौन सा सेट बना ये? ए यूनियन बी इज बना ना, तो ए यूनियन फाई इज ए, ठीक है? अब दूसरी Yes. बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज इन ए एंड बी बोथ। क्या 1 ए और बी दोनों में है? जल्दी बताओ। नो सर। क्या 2 ए और बी दोनों में है? नो सर। तो व्हाट इज द आंसर? नल सेट। कुछ कॉमन ही नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ कॉमन नहीं है तो नल सेट, कुछ कॉमन है तो एलिमेंट लिखे जाएंगे। हाँ जी रूपांशी, अब समझ में आ गया? या कोई दिक्कत?
जैसे फाई सबका सबसेट होता है तो इसी की वजह से मतलब तभी ये ए इंटरसेक्शन फाई फाई आता है। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन फाई जब करेंगे तो फाई, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जोड़ सकते हैं हर एक सिचुएशन को, ठीक है। लेकिन मैंने तो बस तुम लोगों को एक सिंपल सा रीजन बताया, ये इसका मीनिंग है, वो समझ सकते हो आप। अब ये तो क्या होता है, जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते जाते तो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी हम बातें भी बताते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी हर बात प्रॉपर्टी में डिस्कस करने लगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चीज आप देखो पहले, वो तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी बातें, ठीक है। पहले इनिशियली अगर हम इन चीजों को देखें तो सही है, वो ठीक है। जैसे पिछला किया था, A इज अ सबसेट ऑफ B, नाउ व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A हो जाएगा, ठीक है। यूनियन क्या हो जाएगा बताओ? अगर A सबसेट ऑफ B है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया था, ये देखो, if A is a subset of B, then A union B is B। वही सेम कंडीशन अभी इस पे आएगी अपने थर्ड रूल पर भी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाई का किया हुआ है कि भाई अगर, और ये यहाँ पर भी वो रूल डाल सकते हैं, इफ A is a subset of U, वो तो होता ही है, इसलिए A इंटरसेक्शन U कितना हुआ? A, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास आती है, फोर्थ कंडीशन, A इंटरसेक्शन B इज B इंटरसेक्शन A। यानी अगर आप इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में फाइंड आउट करें, इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में आप फाइंड आउट करें, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने क्या समझाया? कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, जैसे अपने पास हो गया 2 + 3 आंसर इज 5, 3 + 2 आंसर इज 5, ठीक है। तो ये कहता है कि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि हम किसी भी ऑर्डर में प्लस कर ले, प्लस का आंसर नहीं बदलने वाला। लेकिन जरा माइनस देखो, 2 - 3 आंसर इज -1, 3 - 2 आंसर इज +1। क्यों ऐसा हुआ? अगर आपसे कोई मैथमेटिकली अगर आपसे पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे? ऐसा होता है। जबकि अगर इसको मुझे मैथमेटिकली बोलना हो, जैसे कानूनी भाषा में बोलना, तो मैं क्या कहूंगा कि नेगेटिव जो होता है या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए जिस ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन गिवन है उसका आंसर उसी ऑर्डर में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ बात करें, जैसे प्लस कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करता है, वैसे ही इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करता है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो दो सेट को किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, आपको सेम आंसर मिलेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन, सर हमसे इंटरसेक्शन अगर पूछेंगे तो बस हमें दोनों क्या कहते हैं, कॉमन दोनों में एलिमेंट, से कॉमन निकाल देना है ना। बस ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कैन बी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। जब 3 ले लेते हैं तो एसोसिएटिविटी, जैसे मान लो 2 + 3 + 4, अब चाहे 2 + 3 करो फिर 4 करो, या 2 + 4 करो फिर 3 करो, ठीक है, या 4 + 3 करो फिर 2 करो, क्या प्लस में कुछ बदलने वाला है? तो प्लस जो होता है रियल नंबर में वो भी एसोसिएटिव होता है। वैसे ही अगर आप इंटरसेक्शन 3 सेट का किसी भी ऑर्डर में करें, आपको आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर मिलेगा। ये दोनों लॉ इसलिए लिखे जाते हैं कि बाकी का कंक्लूजन निकल जाए। या तो आप इवन नंबर में कुछ भी ऑपरेशन डालेंगे, या जैसे 2 4 6 8 10, या आप ऑड नंबर में कोई भी ऑपरेशन डालेंगे 1 3 5 7, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव से कि दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल सेट्स, एनी नंबर ऑफ सेट्स, चाहे 100 सेट्स हों तब भी आप किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। हाँ जी सात्विक बताइए। सर जैसे अगर हम कोई 2 सेट दे रखे हैं 1 2 और एक सेट दे रखा है 3 4 और उनसे अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो वो 5 होगा। जैसे हमें दे रहा है ए सेट 1 1 2 हाँ और B 3 4। B 3 4, यस। अब देखो क्या A इंटरसेक्शन B में 1 दोनों में कॉमन है? नहीं। 2 दोनों में कॉमन है? नहीं। 3 दोनों में कॉमन है? नहीं। 4 भी नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इट इज एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। और सर इसी क्वेश्चन में अगर यूनियन पूछा होता तो 1 2 3 4 लिख देते। फिर 1 2 3 4 लिख देते, यस, ठीक है।
समझ गए? यस। अब इंटरसेक्शन पर एक और नोट देखिए, if A intersection B is equal to 5, then A and B are known as disjoint sets. तो क्या कहलाते हैं वो? disjoint sets. For example, सपोज A अपने पास सेट है 1 3 5 और B अपने पास सेट है 2 4 6. अब आपसे पूछा जा रहा है इज द गिवन सेट आर डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन. दोनों में देखो कोई एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नल सेट आ गया. तो हम लिखेंगे बिकॉज A intersection B is 5, therefore A and B are disjoint sets. ठीक है, लेकिन अगर कॉमन आ जाए, जैसे मैंने ये वाला किया भाई A intersection B is 2 4 6, तो इसको ये नहीं लिख देना इट इज A and B are joint set. कई बार हम अपने आप ही बना लेते हैं कि वो डिसजॉइंट है तो ये जॉइंट है. जॉइंट इसको लिखना नॉट डिसजॉइंट. डिसजॉइंट वर्ड है, उसमें से कुछ आपको हटाना नहीं है. अगर इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है तो A and B आर नॉट डिसजॉइंट, और A इंटरसेक्शन B अगर नल सेट है देन दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, तो ये वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज और स्पेशल नोट. सर और इसका वेन डायग्राम सर वैसे बनेगा, दो डिफरेंट सर्कल्स मतलब जो इंटरसेक्ट नहीं होंगे. दो डिफरेंट सर्कल, उनके बीच में कोई कॉमन रीजन आपको नहीं बनाना, जैसे मैंने ये बनाया, दोनों अलग अलग बना दो ऐसे. ठीक है, अभी इसको हटा दूंगा, बस ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ये हो गया सेट ए और ये सेट बी. दूरी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं सर दूरी का ध्यान रखना है क्या, बस कॉमन नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, समझ गए? तो ये डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं. ठीक, तो अब यहां तक देखो फटाफट, 10 सेकंड है तुम लोगों के पास. कोई भी दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो क्लियर करो. अगर अब तक सारा समझ में आ गया तो हैंड रेस करो. लव, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बहुत ही आ रहा है, मैंने पिछली क्लासेस ली नहीं थी इसलिए. चल कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहो तो ये भी आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन पीछे का फटाफट रिवाइज करना, 2 दिन के अंदर खत्म कर देना सारा. ठीक है सर वो लिंक आप मेरे भाई को भेज देना. अच्छा, नहीं मुझे बताना पड़ेगा इसको कैसे यूज करना है तुम्हें. ठीक है, तो ओके क्लास के सर. बाद मैं समझाता हूँ. ठीक है, बाकी सब बच्चों को तो आता है मेरे ख्याल से, जिसको नहीं आता होगा फिर एक बार रिपीट कर लेना. नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों. अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसका वेन डायग्राम अभी समझाता हूं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. पहला लॉ, जैसे अपने पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C. ठीक है, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है. जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं खोलते A इंटू B, फिर बीच में जो साइन है प्लस का है प्लस लग जाएगा, माइनस का है माइनस लग जाएगा, फिर A इंटू सी, A इंटू सी. तो आप समझो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. ये दोनों बातें बराबर होती है, आप चाहे इन्हें कंबाइन कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C.
अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस सिर्फ 3 सेट में लगते हैं, 2 में नहीं 3 सेट लगते। में, हाँ जी हाँ जी 3 सेट में, ठीक है, 2 में नहीं। ये यूनियन और इंटरसेक्शन जब कंबाइंड आ जाए, क्वेश्चन में दिख जाए, समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जरूर लगेगा। ठीक है भरत, इस तरह तो सारी क्लास निकलती जाएगी, क्या दिक्कत है बेटा? सर अभी बीच में थोड़ा सा हट रहा था मेरा वापस नेट, तो वापस अब मैंने ऑफ करके वापस लगा दिया एक बार, अब चलो सही है। ठीक है। नेट पे देख के चल रही थी। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है, जूम की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जूम की नहीं है, नेट की प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, बाद में हट रही है। ठीक है, क्या वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना जो जो रह जाएगा बीच में। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए ओके सर। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे बराबर हुए। तो मैंने लिया बच्चों LHS, LHS अपने पास हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपने पास आ गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। एक मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूं सेट, समझाने में ठीक रहेगा। ये हो गया बेटा सेट ए, सेट बी, और ये आ गया अपने पास सेट सी। अब हम काम कैसे करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी पर पहले हम काम करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, ये अपने पास सेट सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला रीजन आएगा, ये देखो। ठीक है, अब कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पूरा ए का सर्कल कंबाइंड होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए का सर्कल कंबाइंड होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो अब जरा ध्यान देना कौन सा रीजन बनेगा। सर हमने बीच वाला क्यों बीच वाला को शेड कर दिया, वो तो तीनों में कॉमन है ना? नहीं बीच वाला, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में है या नहीं उस पर ध्यान दो, बस आप बी और सी के सर्कल पे ध्यान दो। वो तो तीनों में तो है ही, ठीक है, लेकिन 2 में तो है, बी और सी में भी तो है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, पूरा ए का सर्कल। अब जो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है उसको तो लेंगे नहीं, ये जरूर लेंगे। क्या ये रीजन नहीं होगा, पूरा जितना ये ब्लू रीजन है और जितना ये येलो रीजन है, क्या ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी नहीं होगा? सोचो ध्यान से। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया जो दोनों में कॉमन है, फिर हमने निकाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के सर्कल के सारे एलिमेंट, सी के सर्कल के, बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो ए और सी दोनों में कॉमन है, जो ए और सी दोनों में कॉमन है वो हमने एक ही बार लिया। ए और सी दोनों में जो ये येलो रीजन कॉमन आ रहा है वो हमने एक ही बार लिया। ठीक है, इसको मैं जरा डबल शेड कर देता हूं, ध्यान देना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 2 बार लिखे जाएंगे, ये समझ लेना मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी बताओ वेन डायग्राम ठीक है? कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। सर एक और बार समझा दो। देखो
पहले बी इंटरसेक्शन सी पे ध्यान दो। क्या बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा येलो रीजन नहीं है? इंटरसेक्शन यानी जो बी सर्कल में भी आता हो, सी सर्कल में भी आता हो, सही है। और जब आप यूनियन करेंगे तो आप क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट और सर्कल ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो सर्कल ए में जो ये मैंने डबल शेड किया हुआ है, ये देखो ए में भी है और बी में भी है, ये तो एक ही बार आएगा जब बी इंटरसेक्शन सी में लिया जा चुका है, तो एक बार लिखा जाएगा ना। तो क्या यही सारा रीजन नहीं होगा? लव्या, यस सर। बात समझ आ रही है? यस सर। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पर। अब मुझे निकालना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आरएचएस पर चलते हैं। यही इसी वेन डायग्राम को हम कवर करेंगे। आरएचएस की बात करूं तो मैंने बताया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाने चल रहा हूं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। दिस इज सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब वन बाय वन फाइंड आउट करो। पहली बात कहता है कि मुझे चाहिए ए यूनियन बी। पहली बात क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी। तो ए और बी के पूरे सर्कल शेड हो जाएंगे। ध्यान देना, ए यूनियन बी कर रहा हूं। ये आपने ए यूनियन बी खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप निकालो ए यूनियन सी। ए यूनियन बी खत्म, नाउ ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी करने चल रहा हूं बच्चों। तो क्या ए यूनियन सी कुछ इस तरीके से होगा? ए और सी के सारे सर्कल, ये देखो ए यूनियन सी हो गया। ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों का कॉमन रीजन बताना है, इंटरसेक्शन। आप देखो जहां पर येलो और ये ब्लू कह सकते हैं, कलर की इतनी मेरे को जानकारी नहीं है, या लाइट ब्लू, ठीक है, जहां ये दोनों बॉक्सेस बना रहे हैं मिल करके, क्या वो कॉमन रीजन नहीं होगा? ध्यान दो, जहां पर बॉक्स बन रहे हैं, डबल लाइंस आ रही हैं। अगर पूरा आप ए का सर्कल देखो तो आपको बॉक्सेस बनते हुए दिख रहे हैं, येलो और ब्लू दोनों लाइन, है ना। और अगर आप बाकी जगह देखो, ओनली इन सी वो नहीं आ रहा है, ओनली बी नहीं आ रहा है। अब दो सर एक बार डायग्राम और बना दो। आप बनाओगे कि मैं बनाऊं? सर आप बना दो एक बार, सर अच्छा, समझ नहीं आया। रुको फिर देखते हैं। अब देखो, सही है, ये तो ठीक है कि नहीं? ए यस सर, ए यूनियन बी। यूनियन बी है। अब ए यूनियन सी पे चल रहा हूं, यानी ए और सी के सर्कल शेड करते जाना है। ये देखो, अभी तक आपको क्या मिल रहा है? ओनली सी मिल रहा है ना, जो सिर्फ और सिर्फ सी में आते हैं। अब देखो, ए और सी के कॉमन होने शुरू हो गए। अब ए यूनियन सी आप बना रहे हो। अब बताओ, कॉमन रीजन देखो, मतलब अब इंटरसेक्शन की यस सर। जिसमें ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट आ जाएं, ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट आ जाएं। तो जब मैं बात कर रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो जो आपको ये डबल शेड दिख रहा है ना, जहां पर येलो और ब्लू लाइन दोनों है जिस रीजन में, वो कॉमन रीजन है। ध्यान दो, वो कॉमन रीजन आ रहा है। क्लियर कि नहीं? अब वो रीजन और ये पहले वाले रीजन दोनों को कंपेयर करो आप, क्या सेम नहीं है? देखो ध्यान से, सर सेम है ना। देखो वो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को कैसे सेम आ रहा है। मैं सिर्फ ओनली वाला रीजन हटा दे रहा हूं।
अब थोड़ा अटैच हो चुका है, मुश्किल हो जाएगा समझा पाना। सिर्फ ओनली वाला दिखा देता हूँ ऐसे जितना हट पाए। अब देखो आप, लेकिन वो सारा हट गया, ठीक है ना, ज्यादा ठीक नहीं था ये। मेरे ख्याल से तो आ ही गया होगा कंसेप्ट समझ में। देखो, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों ट्रू है? हैंड रेज। सर पहले वाला कैसे बनाया था, ये तो आ गया होगा। पहले वाला तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लिया, बी और सी में कॉमन, फिर यूनियन ए Yes, कर sir. दी। यूनियन का मतलब ए के सर्कल के सारे एलिमेंट और कॉमन के सारे एलिमेंट आ गए, है ना? यस ओके। ठीक है ना। अब मैं दूसरा तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, वो बनाओगे तुम लोग। अभिनव, क्लियर और नॉट? हैंड डाउन मत किया करो, सारे हैंड रेज रहने दिया करो। मैं काउंट करता हूँ कितने लोगों ने सही बताया है, ठीक है? अभी सिर्फ 2 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, भरत और लव को। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने तो आज या कल से क्लास शुरू की है, भरत ने कल से स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेकंड। अगर आपके पास हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वही सेम जो मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट मैंने बताया कि ए से ब्रैकेट खोलना है, ए इंटू बी, बीच वाला साइन एज इट इज यूनियन ए इंटू सी। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम आप लोग बनाएंगे। अभी बनाना है वो होमवर्क में सेंड कर। होमवर्क में पूरा बना के भेजना, ठीक है? यूज कर लेना। सर ये जो है कुछ पर्टिकुलर है या फिर कोई भी आ सकते हैं ऐसे बनाने के लिए? ऐसे कोई भी आ सकते हैं, इसे समझ, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाया, वो अपनी तरफ से जो देगा उसको हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये जब इनको समझ जाओगे बेसिक को, तो उन्हें बना लोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम या रीड द वेन डायग्राम, ऐसे आता है, ठीक है? इसके बाद आता है बच्चों subtractions of 2 sets या difference of sets। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का डिफरेंस, जैसे माइनस कर रहे हो आप, प्लस नहीं होता, बस डिफरेंस ही होता है। प्लस का मतलब तो यूनियन में ही कवर कर देते हैं, समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन, ठीक है? सपोज U is any universal set of first 10 natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A be the set of natural number less than 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ। And B be the set of natural number, even natural number less than 10, 2 4 6 8। डिफरेंस क्या अलजेब्रा स्टैंड करता है? जैसे कि मुझे निकालना है, वो कह रहा है a माइनस बी निकालो, a माइनस बी। इसका मीनिंग क्या है? a माइनस बी का मतलब है इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच इज ओनली इन a बट नॉट इन b। ये सिर्फ उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो केवल A में होने चाहिए लेकिन B में नहीं होने चाहिए। अगर यही बात मैं कहता हूं, मुझे B माइनस A निकालना है, इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच इज ओनली इन A, ओनली इन B बट नॉट इन A। जो माइनस है वो मतलब B को हटा देना है, B माइनस A है तो A को हटा देना है। देखो, अगर मैं A माइनस B की बात करूं तो मुझे कौन से एलिमेंट हटाने होंगे? अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 इज एन एलिमेंट विच इज ओनली इन ए, यानी 1 बी में नहीं है, 2 बी में भी है, 3 ओनली इन ए, 4 बी में भी है तो 5, 6 नहीं लेंगे आप, 7, 8 आप नहीं लेंगे, 9। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ओनली इन ए, 1 3 5 7 9।
ये सिर्फ ए के एलिमेंट। अगर कह दे बी माइनस ए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ओनली इन बी बट नॉट सर इन। ये तो इसमें तो कोई होएगा ही नहीं। क्यों? 2 4 6 8, तो देखो 2 4 6 8 है उसके अंदर, 2 4 6 8 सारे ही है, तो बी माइनस ए कौन सा सेट हुआ? नल सेट हुआ। ओनली इन बी तो कुछ रहा ही नहीं। अब समझ गए? क्लियर? अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ए बिलोंग्स टू ए माइनस बी, देन इसका मीनिंग है ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी बेटा, ए बिलोंग्स टू ए बट ए not belongs to B. Converse is also true. If A belongs to A and A not belongs to B, then A belongs to A minus B. इस डेफिनेशन पर थोड़ी डिस्कशन कर लें। और कैसे इसको लिखा जा सकता है? A belongs to A minus B if and only if A belongs to A but A not belongs to B. ऐसे भी कर सकते हैं। कन्वर्स इसका ट्रू है। कितने लोगों को अब तक समझ में आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स? हैंड रेज करना जरा। काव्या, कोई डाउट? सर वो लिख रहा था। अच्छा, क्लियर है। तो मैं तुम लोगों को तो भेजता हूं ना नोट्स, नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साथ साथ लिख देते हो। सर ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अच्छा, लिखने पे अपना अपना चलो स्टडी का पैटर्न है, ठीक है। बाकी अगर कोई नोट नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको मिलेगा दोबारा से वो नोट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। सर, अब आ रहा, यस सर हमने जो वेन डायग्राम पढ़ा अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, उसमें जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना होगा, डायरेक्ट जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो डायरेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंट? नहीं नहीं, ये जो अगर मान लो हमें उसमें बनाना हो तो डायरेक्ट बना सकते हो, बाकी सब रब कर देना। जैसे मान लो पेंसिल से बना रहे हो तो डबल वाला आ गया, बाकी सब रब कर दो, ठीक है, तो एक ही से हो जाएगा। पेन से बनाओगे तब भी ऐसे, जैसे शेड डबल आ गए तो डबल वाले शेड हमेशा समझो कि वो कॉमन रीजन है, ठीक है। यस, ओके सर। मतलब ऐसा एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको डबल लेके जाना पड़ेगा, कुछ पेंसिल से बना दो, उसके बाद क्या करो, इसको डार्क शेड कर दो, जहां डबल आ जाए उसको पेंसिल से डार्क शेड कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कॉमन रीजन है, बाकी अनकॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चों। अभी हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूट, हाँ वेन डायग्राम मुझे बनाना, सॉरी। ए माइनस बी और बी माइनस ए का वेन डायग्राम हमें मेंशन करना है। तो यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए और बी दो सेट बना लेते हैं। ये हो गया सेट ए, और ये आ गया अपने पास सेट बी। ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ओनली इन ए, ओनली इन ए। ये देखिए, वो कॉमन वाला नहीं आएगा। हाँ कॉमन वाला नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक, ये रहा। इट इज ए माइनस बी, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी। अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे वेन डायग्राम की तरफ तुम लोगों की समझ बढ़ती जा रही है, या नहीं? ये आ गया ए माइनस बी, और बी माइनस ए बनाना हो तो सर जो सिर्फ बी का है, फिर बी का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। कॉमन वाला नहीं आएगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास सेट ए,
बीच बीच में अपडेट करते रहा करो कि सर आसान लग रहा है, सर मुश्किल लग रहा है, पता चलता रहे तो समझा पा रहे हैं कि नहीं। अभी तक तो मुझे लग रहा है 11th इजी लग रही है, मुश्किल लग रही है? ये हो गया आपका सेट बी। ठीक है, अब क्या चाहिए? बी माइनस ए। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ओनली इन बी, ये देखो, बट नॉट इन ए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है हमें बी माइनस ए। खत्म। ठीक है, तो ये तो था आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, और बाकी इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अगर हम बात करें पेज नंबर 14 पर, सभी आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अब सॉल्व नहीं करूंगा, ये सब मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। कह रहे हैं लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट 2 4 6 8 एंड बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। इजीली निकाल सकते हो, यूनियन निकालना है। एग्जाम्पल 13 कह रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। आपको यूनियन निकालना है, पूरा सेट ए आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 14 बेटे, let x be the set of Ram, Geeta and Akbar, be the set of the students of class 11th who are in school hockey team, and let y be the set of Geeta, David and Ashok, be the set of the student from class 11th who are in the school football team, find x union y and interpret the set। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप देखो तो 11th क्लास में है राम, गीता और अकबर, और जो हॉकी टीम है, अच्छा एक हॉकी टीम में है और दूसरे फुटबॉल टीम में है। तो ध्यान दो, अगर यूनियन करूं तो राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक सारे आ जाएंगे। तो अब रिजल्ट क्या बताना है? गीता इज अ प्लेयर हु प्ले फुटबॉल एज वेल एज हॉकी बोथ, क्योंकि वो दोनों सेट में आती है। और बाकी क्या है? राम, अकबर प्ले ओनली फुटबॉल या ओनली हॉकी, डेविड, अशोक प्ले ओनली फुटबॉल। हो जाएगा? कितने लोग कर लोगे वाला क्वेश्चन? हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 पर, एग्जांपल नंबर 15, कंसीडर सेट। ये तो एग्जांपल दिया हुआ, करने की जरूरत नहीं। कह रहा है एग्जांपल नंबर 12 का आप इंटरसेक्शन निकाल दो, कर देना। 16 में कह रहा है एग्जांपल नंबर 14 का इंटरसेक्शन निकाल देना। ठीक है, 17 आप करो, ए गिवन है, बी गिवन है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके प्रूव करो कि ये बी के बराबर है। इंटरसेक्शन निकालोगे, सेट बी आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस पर आ जाओ, पेज नंबर 17 पर एग्जाम्पल 18 कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। कह रहा फाइंड आउट करो ए माइनस बी, निकल जाएगा। फाइंड आउट करो बी माइनस ए, कर लोगे? यस सर। है ना। एग्जाम्पल 19, V is a set of element A, E, I, O, U and B is a set of element A, I, K, U. Find V minus B और find B minus B। हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करूंगा। अब एक्सरसाइज 1.4 पूरी आपको कंप्लीट कर लेनी है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट चलो अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी इतना तुम लोगों को कंप्लीट करना है। सर एग्जाम्पल भी होमवर्क में है? हाँ जी, मतलब बीच में है? सारे एग्जाम्पल और पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है 1.4 से पहले तक। 1.3 तो सबने पूरी कर ली ना? यस सर। हाँ ठीक है। सर 1.3 का मेरे को थर्ड क्वेश्चन नहीं आया। देखें जरा, 1.3 के डाउट्स मैंने नहीं लिए। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, अच्छा तुम रुको, बाकी तो मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी अभी जिसने पुराना वीडियो देखना है वो क्लास के लिए रुको, और आप रुकिए काव्या, आपको मैं बताता हूँ, बाकी सब बच्चे कर चुके हैं। ठीक है, अगर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, और लीव करना चाहे तो मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में
क्वेश्चन ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू, ध्यान देना थर्ड में, 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 और 5। आपको सारे के सारे ट्रू फॉल्स आंसर बताने, सारे के सारे ट्रू फॉल्स आंसर, ठीक है। कह रहा है करली ब्रैकेट 1 2, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, एक बेटा। देखो जैसे इसने हमें दिया क्वेश्चन, A is a set with element 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 और 5। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि करली ब्रैकेट 3 4 और A में क्या रिलेशनशिप है काव्या? सर ये बिलोंग करता है उससे। बिल्कुल ठीक है, ये बिलोंग करता है, ये इसका एलिमेंट है। समझ गए? अगर ये समझ गया तो पूरा हो गया। करली ब्रैकेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। सर ये नहीं बता रहा कि ये कैसे करना है, कि ये ट्रू है फॉल्स। देखो ये हो गया, ये इसका सबसेट कब होगा? अगर मान लो मैं 1 को लिख दूं, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही है? ये बताओ पहले। सर यस, क्योंकि वो आ रहा है ना उसमें। नहीं, सबसेट क्या होता है? अ सेट हुज ऑल एलिमेंट इन सेट ए, तो करली ब्रैकेट चाहिए। अगर एलिमेंट और सेट के बीच में कोई रिलेशनशिप पूछे तो कहता है दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, वो सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट क्या होता है? अ सेट हुज ऑल एलिमेंट इन ए। क्या 1 सेट है अगर सिर्फ 1 लिखा गया? हाँ यस नो सर, सेट एलिमेंट है। सेट की डेफिनेशन क्या है? वो करली ब्रैकेट में होना चाहिए, है ना? यस सर। तो इसलिए अब अगर मैं ये कहता हूं कि 3 4 ये तो एक एलिमेंट है, तो ये सबसेट कैसे हुआ? जब तक यहां पर ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, अब हम कह सकते हैं द ऑल एलिमेंट ऑफ सर ये सबसेट है। इज इन ए, देन इट इज सबसेट। तो पहला वाला हो गया फॉल्स, दूसरा वाला हो गया ट्रू, तीसरा वाला बताओ ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू है। यस, चौथा बताओ 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू है। हाँ, फिफ्थ बताओ ट्रू और फॉल्स। सर फॉल्स। समझ गए? तो बस ऐसे कर लेना। अब समझ गए? ये था बस छोटा सा पॉइंट जो मिस हो रहा था। ओके यस सर, ओके सर। ठीक है, तो अब मैं क्लास तो एंड कर दी है। एक मिनट, अब मैं बताने चल रहा हूँ